इकोनॉमिक्स ऑन सेमेस्टर वन स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपकी। एक तो आपके मैथ्स वाले पोर्शन है, दूसरा स्टैट्स का पोर्शन। तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली आपकी जो कोर्स सेमेस्टर वन के अंदर है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपकी कोर्स है। और सेम कोर्स आपकी एमएमई के लिए भी है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब रही बात इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको कवर अप करना है, क्योंकि स्टैट्स बहुत लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट के बारे में नॉलेज दे दूं। भाई आपकी बुक है, बुक का नेम पहले आप देख लो। ये बुक का नेम है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, दैट इज़ डिवोर। ये बुक है जो चलती है, यानी कि इस बुक के बारे में एक बात मैं आपसे क्लियरली कहूँगा कि बुक थोड़ी सी जो अप्रोच है बुक की वो रादर इनफॉर्मल है, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल दो राइटिंग्स होते हैं। इनफॉर्मल मतलब ये होता है कि आप लिखते समय उतना स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, दैट इज़ इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। आपको कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, आप स्टार्ट हो जाते हो। और एक होता है फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर तरीके से बुक लिख रहे हो कि भाई एक एक लाइन जो भी लिखा जाए वो बिल्कुल सोच समझ के लिखा जाए। तो ऑथर ने थोड़ी सी इनफॉर्मल राइटिंग कर रखी है। और दूसरा, बुक साइंस वालों के लिए मेंट है, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अटैच हुई है, कोर्स काफ़ी दिनों से चल रही है, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ये चल रही है। हाँ, इसमें जब बच्चे इसको रीड करते हैं तो उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मैं ये भी कह दूँ, रादर आप ये समझिए कि ये बुक एज्यूम करके चलती है कि आपको स्टैट्स पहले से भी कुछ आता है। भाई कोई चीज़ आप इनफॉर्मल वे में तभी प्रेजेंट करते हो जो आप ये एज्यूम कर लेते हो कि भाई आपको स्टैट्स चीज़ें आती है, मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर ढंग से और बता देता हूँ कि इसमें ये चीज़ें भी और होती है। तो ये इसके साथ बिट प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बाकी बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो ये यानी कि कंसेप्ट हम अपनी तरीके से करेंगे, क्वेश्चंस बुक के करेंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब आइए यूनिट वन के अंदर क्या आपकी, ये आपकी इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू है। अभी मैं आपको रीडिंग लिस्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में बेसिकली मीन, मीडियन, मोड, ये तीन, उसके बाद ट्रिम्ड मीन, ये आपको स्टडी करना है। इसके अंदर आपकी डिस्पर्सन का भी कंसेप्ट आएगा, जिसके अंदर आपको रेंज, माइनर नॉलेज ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन रिक्वायर्ड। मतलब ये टॉपिक आप इसको मान के चलो कि ईजीएस्ट होगी, मतलब इससे ज़्यादा इजी टॉपिक नहीं हो सकती, क्लियर। इसमें थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, तो प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन में माइनर हो सकती है, मेजर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला टॉपिक बिल्कुल ईजी, रादर मीन, मीडियन, मोड करना है आपको, ठीक है। थोड़े से कंसेप्ट ट्रिम्ड मीन की करनी है और कुछ हिस्टोग्राम्स, इन सब की नॉलेज माइनर से रिक्वायर्ड है। तो मेरे हिसाब से पहले वाले टॉपिक में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप इजीली आपसे होगा हैंडल, आप उसके लिए बॉदर्ड बिल्कुल मत हो, ठीक है। बॉदर्ड होने की वैसे बात भी नहीं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये बेसिकली आपने 12th तक जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिवोर की राइटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंसेप्ट वाइज आपको थोड़ी सी बुक में प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे हैं। आप ये देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस, आपने जो जो क्वेश्चंस नहीं किए होंगे कभी, वो भी क्वेश्चंस भी आपको डिवोर में मिलेंगे। लेकिन हाँ, कंसेप्ट वही है, जितनी बातें आपने पढ़ी है 12th तक, रादर बेस थ्योरम तक आपने पढ़ा है, बेस थ्योरम तक का ही कंसेप्ट यहाँ कवर्ड है। तो मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 2 ये भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा है, ठीक है। अब आपकी यहाँ से एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होती है। भाई यहाँ आपको करना है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको 3 चैप्टर मेन करने जिस पे कि पूरी फोकस आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल्स करना है, रैंडम वेरिएबल्स के एक्सपेक्टेशंस करनी है। मैं यहाँ भी डिटेल थोड़ा सा और जाऊँगा। एक्सपेक्टेशंस करनी है आपको, यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया, वेरिएंस हो गया, कोवेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिलेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रीट होता है और एक कॉर्नर्स होता है, आज ही के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपको जितने भी डिस्क्रीट के डिस्ट्रीब्यूशन है, रादर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट मेरे हिसाब से थोड़ी सी नॉलेज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ करने पड़ेंगे, ठीक है। इवन माइनर नॉलेज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये यानी कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होंगे, ये यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। नेक्स्ट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कॉर्डिनेट्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप काउंट करें, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक उन्होंने अलग से कर दिया है, ठीक है। तो ये यानी कि सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर कवर होंगे। ऑल्दो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप उसको यूनिट 4 के अंदर मानो, मतलब सारे डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो डिस्क्रीट के हों या कॉर्डिनेट्स के हों, दोनों के दोनों आपको कवर करने हैं। अब कॉर्डिनेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी है, आपको बता देता हूँ नॉलेज। एक यूनिफॉर्म, नेक्स्ट इज नॉर्मल, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, ये सारे करने आपको। यहाँ आपको 3 ही करने, तीनों मैंने लिख दिए। यहाँ थोड़े ज़्यादा करने आपको, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर ज़्यादा, कॉर्डिनेट्स के अंदर कम। ये सारे आपके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर होंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन यही हैं। अब रही बात यहाँ चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 5 में 2 आपके एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, ये आपको करना है। बाकी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से यही स्टैट्स का पेपर मिलेगा, वो इसके आगे का कैरी ऑन होगा। यहाँ मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जो करना है वो 5.1 एंड 5.2। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं भाई, आपकी पहले वाले टॉपिक में मैंने आपसे कहा कोई ऐसी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे, कंसेप्ट वही है। यहां से आपकी एक्चुअल स्टार्ट से स्टार्ट होती है, दैट इज रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ठीक है। ये 3 यहां आ जाएगा और ये डिस्क्रीट का भी होगा और कॉर्डिनेट्स का भी होगा। ये यानी कि रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ठीक है। जबकि कोवेरिएंस और कोरिलेशन ऑब्वियसली यहाँ का पार्ट हो जाएगा, साथ में उसके साथ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। चलिए कोई बात नहीं, उससे बॉदर होने की जरूरत नहीं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के सारे नाम लिख दिए हैं जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब आइए जरा आपकी रीडिंग लिस्ट, वैसे तो नहीं आई है लेकिन जो रीडिंग लिस्ट पीछे की है वो आपकी कैरी ऑन रहेगी। तो ये आपकी रीडिंग लिस्ट है जो पिछले साल की है, ऑब्वियसली 24-25 सेशन के लिए। ऑल्दो चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं है और उसमें सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब करके लिख रखी है कि भाई कौन कौन सा आपको करना है, कैसे करना है। बुक आपकी क्लियर कट यही है, जेएल डिवोर, जो आपको कवर अप लेना है, ठीक है। और जिनकी नॉलेज चाहिए उन्होंने क्लियरली इस बात की लिख रखी है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वुड बी गिवन कंबाइंड वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। इसका मतलब ये दोनों मिला के आपके 20 मार्क्स के हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और प्रॉब का टॉपिक होगा। यूनिट 3 आपकी 20 मार्क्स की होगी, रादर से रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस वाली टॉपिक, ठीक है। यानी कि ये डिस्क्रीट के अंदर भी आएगा और कॉर्डिनेट्स के अंदर भी आएगा, रादर चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा और चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, ठीक है। और यूनिट 5 आपकी 20 मार्क्स की, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर लिखी है। यूनिट 4 यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको लिखवाया है, बाइनोमियल, ठीक है, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, सारे जो नॉलेज रिक्वायर्ड है। और ना इवन क्या कहते हैं कॉर्डिनेट्स में मैंने आपको लिखवाया है यूनिफॉर्म, नेक्स्ट नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, मतलब 8-10 डिस्ट्रीब्यूशन आपको कवर करने हैं, वो सब आपके 30 मार्क्स के वेटेज। द मेन स्ट्रेस वही है आपके। और रैंडम वेरिएबल पे आप देख लिए कितना है, रैंडम वेरिएबल पे 20, तो 30 + 20 + 20 दैट इज 70, तो यही कवर हो रही है। पहला जो टॉपिक है, पहला 2 जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसकी वेटेज बहुत सिंपल है, दैट इज 20। तो 20 इधर है, 70 इधर है, तो हमारी कंसंट्रेशन रादर 70 की है, ये ध्यान रखिएगा, पहले 20 की नहीं,
पहले 20 तो मैं आपको करा ही दूंगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी चीज़ें उन्होंने दे रखी है और इन्होंने चैप्टर्स के बारे में क्लियरली लिख दिया है कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू में क्या क्या करना है, जो मैंने आपसे समझाया कि मीन मीडियन मोड एंड सो ऑन। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में क्या करनी है, रैंडम वेरिएबल्स में क्या करना है, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी डिस्ट्रीब्यूशन के नेम लिखे हुए हैं, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, यूनिफॉर्म ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, हाइपरजोमेट्रिक, नॉर्मल, ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। और बाइवेरिएट के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको ये करना है। बाकी सारी चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, सारी बातें उन्होंने डिटेल में लिख दी है। तो ये रीडिंग लिस्ट आपकी मोर और लेस रहने वाली है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैं आपको हर एक एक्सरसाइज के कॉरस्पॉन्डिंग डिवोर में ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक के अंदर रादर 100 ऑनवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 ऑनवर्ड क्वेश्चंस आपको ही मालूम है, इतना आसान तो है नहीं सॉल्व करना। तो यदि आप 5 एक्सरसाइजेज मान लें 5 मिनट, तो एटलीस्ट 700 के आसपास आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 600 to 700। सारे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, 40% आर रेलिवेंट। कुछ चीज़ें तो आपको लगेगी कि भाई इन्होंने जो लिखा है वो प्रेजेंटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप मान के चलिए कि 700 में रफली 280 to 300 के आसपास या 200 to 250 के आसपास क्वेश्चंस आपके रेलिवेंट है। मतलब आप यदि उनको कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 200 to 250 क्वेश्चंस आप करते हो तो बाकी सब चीज़ें की जा सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो बुक है वो मैंने आपको क्लियरली बता दी, तो इतने इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको दिया। मैं आपको जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है डिवोर की, वो मैं आपको उसके लिस्ट और विथ ये दे दूंगा इन्फॉर्मेशन। ऑल्दो कराते समय मैं ध्यान रखूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए जो आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में बनते आए। कंसंट्रेशन हमारी ऑब्वियसली स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड से, क्योंकि मैंने कहा 1, 2 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत है। माइनर नॉलेज चैप्टर 3 में प्रोबेबिलिटी की यहाँ रिक्वायर्ड है, तो माइनर नॉलेज तो सबको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, माइनर नॉलेज रिक्वायर्ड है, मेजर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट होते हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड ही करा रहा हूँ मैं आपको। और ध्यान रखिएगा, जब मैं कराऊंगा तो समटाइम्स मैं चैप्टर नंबर 3 में रहूँगा, समटाइम्स चैप्टर नंबर 4 में रहूँगा, समटाइम्स चैप्टर नंबर 5 में रहूँगा। मैं इन तीनों चैप्टर्स को अलग अलग नहीं देखता, आपकी बुक अलग अलग देखती, ठीक है, लेकिन मैं इन तीनों को अलग अलग नहीं देखता, एक साथ कराऊंगा मैं 3, 4, 5। और जब कंप्लीट होगा तो तीनों चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। और मैंने आपसे क्या कहा, मैक्सिमम टाइम आपको इस पर देनी पड़ेगी, और वेटेज भी आपको क्लियरली मालूम ही है कि 70 मार्क्स की वेटेज इधर ही है, बाकी 20 में आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक है, उसकी वेटेज आपकी माइनर है। चलिए स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 से। आप क्लियरली लिख लो चैप्टर नंबर 3, 4 and 5 लिखना चाहें तो लिख लिए। ऑल्दो चैप्टर नंबर 3 आज का डिस्कशन तो 3 का ही है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो चैप्टर नंबर 4 में रहूँगा, उसके नेक्स्ट क्लास में जाऊँगा तो चैप्टर नंबर 5 में रहूँगा। फिर आप कहेंगे ऐसे कैसे चल रहे हो आप, तो ये यानी कि अगर डिस्क्रीट की बात करूँगा तो चैप्टर नंबर 3 में हूँ, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 4 में हूँ। बाइवेरिएट का मतलब हो गया एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स, वो मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 5 में हूँ, ठीक है। तो मैं एक साथ तीनों डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको इनकी इंटरलिंकिंग समझ में आ जाए। ये मत समझिए कि वो अलग है और ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो एक साथ चलने का एडवांटेज है कि आपको उसकी इंटरलिंकिंग समझ में आ जाएगी। और यदि मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट हो रहे, चलिए। रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली मैंने क्या कहा कि आज का डिस्कशन तो चैप्टर नंबर 3 का ही है, बाकी जब हम कॉर्नर्स में होंगे तो चैप्टर नंबर 4 में होंगे एंड सो ऑन। तो स्टार्ट किए, लिखिए राइट ऑन रैंडम वेरिएबल। Write on random variable is a variable. Write on first point, random variable is a variable
whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. लिख लिया आपने. मीनिंग क्या है मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर 2-3 मिनट्स. लिखिए पॉइंट नंबर 2. रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स का मतलब कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड सो ऑन. रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स वैल्यूज are denoted by small letters, that is small x, small y, small z and so on. भाई यदि आप रैंडम वेरिएबल की बात करो तो कैपिटल से लिखोगे, वैल्यूज की बात करो तो स्मॉल से लिखोगे. क्लियर? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड ये आपकी रैंडम वेरिएबल होगी. स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ठीक है, वो उसकी वैल्यूज होगी. क्लियर है यहाँ तक? तो ये यानी कि ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं. ठीक है, अब ये कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. लेकिन सपोज राइट ऑन, सपोज 2 coins are tossed. लेकिन सपोज 2 coins are tossed. 2 coins टॉस हुए. आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन. Write on next line. The outcomes of an experiment are आपको मालूम है 2 कॉइन्स यदि आप टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या होगी. राइट ऑन हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. 2 कॉइन्स टॉस करने पे यही आउटकम्स आएंगे. आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन. लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल. लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट, लिखिए विच डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. देखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है भाई, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को. तो मुझे देखिए हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? ऑब्वियसली 2. हेड टेल में कितने हैं? ऑब्वियसली 1. टेल हेड में कितने हैं? ऑब्वियसली 1. और टेल टेल में क्या है? ऑब्वियसली 0. ठीक है भाई, टेल टेल में कोई हेड ही नहीं है आपकी. सो आप इसे लिखो आउटकम्स. एक बार फिर से कॉपी करो. राइट ऑन हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. और लिखिए वैल्यूज ऑफ एक्स. हेड में आपकी हो गई नंबर ऑफ हेड्स 2, हेड टेल में 1 एंड 0. ये आपने रैंडम वेरिएबल डिनोट किया नंबर ऑफ हेड्स को, तो ये आपकी वैल्यूज होंगी. यदि आप ये डिनोट करोगे कि भाई आपकी जो वैल्यूज ऑफ वाई है, जहां वाई डिनोट करती है नंबर ऑफ टेल्स को, वाई क्या डिनोट करती है? नंबर ऑफ टेल्स को. तो हेड में नंबर ऑफ टेल्स कितने? 0. हेड टेल में ये हो जाएगी 1, टेल हेड में इट इज 1, टेल टेल में इट इज 2. यहां क्लियरली लिख लीजिएगा वेयर वाई डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स. अब आ जाइए जरा. तो ये आप जैसा डिफाइन करोगे वैसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी. इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई? जैसा डिफाइन करोगे वैसा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी. आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स तो आपके पास एक वैल्यू है, नंबर ऑफ टेल्स तो आपके पास दूसरी वैल्यू है. ऐसे कुछ और डिफाइन करोगे तो कुछ और ही वैल्यू आएगी.
ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में क्या कहा था, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, आप देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो आपकी नॉलेज होगी। ऑल्दो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट्स होते हैं वो रैंडम इन नेचर होते हैं। मतलब आप क्वाइन टॉस करोगे तो ये नहीं पता कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम कहते हैं इन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मुझे बताइए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि सैंपल स्पेस को न्यूमेरिकल नंबर्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बाय लेमन्स डेफिनेशन यही है। बाकी जितनी आप इसकी टेक्निकलिटीज अराइज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन के मैथ्स की नॉलेज जो आपकी होनी चाहिए वो हायर डायमेंशन की होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल मैथ्स की नॉलेज नहीं। तो आप बेटर नॉलेज होगी तो आप बेटर ढंग से उसे डिफाइन करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल तो जो डेफिनेशन है लेमैन्स वो यही है कि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है वो आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डिफाइन इट, कैसे डिफाइन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि जब आप बातें कर रहे हैं तो माइनर नॉलेज मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम, एक बार फिर से डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन, लिखिए हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज, लिखिए एंड रेंज इज रियल लाइन, या रेंज इज ऑन रियल लाइन, दैट वुड बी मच बेटर लैंग्वेज। हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज ऑन रियल लाइन। बाय रेंज होगी और रियल लाइन की वैल्यूज होगी, क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा, डोमेन हमेशा सैंपल स्पेस होगा। तो फिलहाल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर कर लें। तो मुझे बताइए हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें डोमेन सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस ये रहा आपका सैंपल स्पेस। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आइए नेक्स्ट रेंज की बात करें। वैसे तो रेंज रियल लाइन है, ऐसे लाइन होनी चाहिए रियल, वैल्यूज जो जाएंगी इस रियल लाइन के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये एक्स एक्सिस की रियल लाइन है, आप थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस का रियल लाइन ले लो। ऐसा क्या है भाई, आपको मालूम है रियल लाइन, एक रियल लाइन एक्स एक्सिस होती है, एक रियल लाइन खुद वाई एक्सिस भी होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम रियल लाइन ऐसे ले रहे हैं वर्टिकली, टेक इट वर्टिकली, ले लो वर्टिकली। अब एक एक करके वैल्यूज डाल दो, यहाँ मिड में 0 है आपकी, या थोड़ा एबव भी ले सकते हो आप, 0, 1 मिनट रुक के बना लीजिएगा 1 और 2, यही 3 तो वैल्यूज है हमारी। अब रही बात 0, 1, 2 जब आप कनेक्ट करने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप किसका कनेक्शन करने जा रहे हो। भाई x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, y क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। तो ये यानी कि x का अपना डायग्राम होगा, y का अपना डायग्राम होगा। फिलहाल तो हम x की बात कर रहे हैं, तो x के इसके अकॉर्डिंग हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने, 2, तो आप इसे 2 से कनेक्ट कर दो। हेड टेल में कितने हैं ये वैल्यू, दैट इज 1, आप इसे कनेक्ट कर दो। टेल हेड में कितनी वैल्यू है, 1, इसे कनेक्ट कर दो। टेल टेल में कितना है, दैट इज 0, ये भी कनेक्ट कर दो। और यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर देना कि आप x की बात कर रहे हो, y की बात नहीं कर रहे, ठीक है। x क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, तो उसकी बात कर रहे हो। y क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, तो उस केस में अपनी पोजीशन होगी, क्लियर। तो ये ऐसे ही डायग्राम आपकी नंबर ऑफ टेल्स की भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, वो हमने यहाँ इंडिकेट कर दी।
तो मैंने क्या कहा कि डोमेन सैंपल स्पेस होता है और रेंज जो होती है ऑन रियल लाइन होती है, ठीक है। ये यहां तक की बातें रैंडम वेरिएबल की होगी। अब आइए टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। राइट ऑन, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल जनरली 2 टाइप्स की होती है। लिखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट, ठीक है। पहले डिस्क्रीट के बारे में लिख लें। रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें लिखो विच टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। आप इसे कह सकते हो दूसरे वे में कि रादर टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। मतलब यदि हम लेमैन्स डेफिनेशन में कहें तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है जो इंटीग्रल वैल्यूज ले, मतलब इंटीजर में वैल्यू ले। वैसे करेक्ट डेफिनेशन तो ये है कि भाई फाइनाइट वैल्यूज ले। फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, दैट इज फाइनाइट। फाइनाइट हम उसको कहते हैं जिसकी काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग रुक जानी चाहिए। काउंटेबली इनफाइनाइट हम उसको कहते हैं जिसकी काउंटिंग करें तो काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, काउंटेबली इनफाइनाइट। नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, फाइनाइट। कुछ लोग इसे काउंटेबली फाइनाइट भी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ऑब्वियसली काउंटेबली फाइनाइट और समटाइम्स फाइनाइट, जो भी लैंग्वेज आप यूज करें, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए डिस्क्रीट। क्लियर है आपको? ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, सीधी बात है, यदि आप समझें तो जो इंटीजर में वैल्यू ले उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बाय चेयर 1 के बाद 2 होगी, 2 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 4 होगी, ऐसे होगी वैल्यूज, ठीक है। बीच की वैल्यू नहीं लेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को आप सीधे तरीके से समझें, जो इंटीजर में वैल्यू लेता है उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। अब आइए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। Random continuous random variable, देखिए which takes integral as well as which takes integral as well as which takes integral as well as fractional values as well as fractional values between certain limits or interval, between certain limits और इंटरवल। यदि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहूं तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो होता है जो इंटीग्रल वैल्यू भी लेता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेता है। आप कहोगे क्या हो सकता है ऐसा एग्जांपल, जैसे पर्सन की एज हुई या पर्सन की हाइट हुई, पर्सन का वेट हुआ, ये सारे क्या है? ऐसा तो है नहीं कि हाइट जो होती है वो इंटीग्रल वैल्यू ही लेती है। हाइट जो होती है पर्सन की वो इंटीग्रल वैल्यू भी लेती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेती है। ऐसे ही पर्सन का जो वेट है वो इंटीग्रल वैल्यू भी लेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेगा। जैसे वो 68.5 kg का है तो 68 इंटीजर है, 0.5 फ्रैक्शनल वैल्यू है। गॉट इट? तो आप कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को वो समझें जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू ले। लिख लिए फॉर एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट एक्सेट्रा ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट समझ में आ गया आपको, सीधी बात जो इंटीग्रल वैल्यू ले। कॉन्टिन्यूअस क्या है? सीधी बात जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू कवर करे। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल होगी। अब हमारा डिस्कशन आज के दिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो स्टार्ट किए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैंने आपको पहले ही कहा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जब भी बात होगी तो आप चैप्टर नंबर 3 में हो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जब भी बात होगी तो चैप्टर नंबर 4 होगे। और जब भी एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल की बात होगी तो ऑब्वियसली आप चैप्टर नंबर 5 में होगे।
और ये सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड हैं, इनको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टर्न है, पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें। लिखिए हियर fx और px। भाई आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि भाई रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, तो फंक्शन जनरली fx से डिनोट होता है, whose domain is sample space and range is on the real line, तो इन जनरल डिनोटेड बाय fx। px प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये, ठीक है, तो समटाइम्स fx कहते हैं, समटाइम्स px कहते हैं, इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसे fx कहें या px कहें एक ही बात। हियर fx इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि वर्ड इज मैसिव, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी प्रोनाउंसिएशन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जनरली वी कॉल इट पीएमएफ। भाई यहाँ जो भी फंक्शन है वो आपकी पीएमएफ होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर्टीज बेस्ड होंगे। तो हमने क्या कहा कि यहाँ fx एंड px इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ की हम बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि कोई भी फंक्शन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। आपको मालूम है प्रॉब कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यदि प्रोबेबिलिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। लेकिन सेकंड वन, सम टोटल इज 1। भाई सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। लेकिन और समेशन px आप स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए मैं दोनों सिंबल्स लिख रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल लोगों को स्टैट्स में सिंबल्स में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि रीज़न ईच बुक हैज़ इट्स ओन सिंबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ मैंने दोनों सिंबल्स अभी आपको बताया कि आप दोनों यूज़ करना सीख जाओ। तो ये सम टोटल किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये पीएमएफ की फर्स्ट प्रॉपर्टी, रादर से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इन जनरल ऑब्वियस होगी, तो इसी क्वेश्चन में आपको रेयरली इस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, देखना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो हर हमेशा यूज़ होगा। भाई आपके पास कोई फंक्शन आया है तो आपको सम टोटल 1 चेक करना आना चाहिए कि भाई सम टोटल 1 है या नहीं, क्लियर। तो सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्दो फर्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसी पे क्वेश्चन पे कि भाई इस पे क्वेश्चंस ऑल्दो अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि मैं आपको 2 3 4 अच्छे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ उसमें से। तो स्टार्ट किए। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, शायद आपने इसे 12th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, और फिर 2 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी लेंगे। लेट कैपिटल X be a random variable. Let capital X be a random variable having probability function. Let capital X be a random variable having probability function. Probability function मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, राइट ऑन वैल्यूज ऑफ x, और यहां आप लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। मैं एक बार फिर से मैं यहां कहूं, मैंने आपसे क्या कहा, कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x इज वैल्यूज, ठीक है। पहले सिंबल्स क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि जनरली ये कंफ्यूज करता है लोगों को। वैल्यूज क्या क्या है मैं आपको पहले ही इनलिस्ट कर दूं, 0
1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ तक उन्होंने आपको वैल्यूज़ कवर करके दिए। अब सारी जगह की प्रोबेबिलिटी लिखो। फर्स्ट वन 0, सेकेंड वन K, थर्ड वन 2K, थर्ड वन मतलब 2 पे 2K, 3 पे 2K, 4 पे 3K, 5 पे K स्क्वायर, 6 पे 2K स्क्वायर, 7 पे 7K स्क्वायर प्लस K। ठीक है, ये उन्होंने दे रखी है आपको। अब लिखिए फर्स्ट पार्ट, फाइंड K। क्लियर, आपको K की वैल्यू फाइंड करनी। तो मुझे बताइए, पहले उन्होंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो आपको मालूम उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसका मतलब जितने भी K लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, और सम टोटल 1 होता है, तो ऑब्वियसली हम सम टोटल 1 की प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं। लिखिए, सिंस स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सिंस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए देयरफॉर समेशन Px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इनको ऐड करो, ये हो गई आपकी 3K, 5K, 8K और ये हो गई 9K। जितने भी K थे वो मैंने ऐड कर दिया आपके। अब आ जाए K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर दैट इज 3K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर दैट इज 10K स्क्वायर। सो राइट डाउन 10K स्क्वायर प्लस 9K इज इक्वल टू 1। अब आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। लिखिए 10K स्क्वायर प्लस 9K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट डाउन नेक्स्ट लाइन 10K स्क्वायर प्लस 10K माइनस K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट आइए, 10K कॉमन ले लो, टेक 10K कॉमन, ये आपकी हो जाएगी K प्लस 1 माइनस 1 K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन, दिस विल बिकम 10K माइनस 1 K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/10 और K की वैल्यू होगी -1। मैंने वैसे कहा है कि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी की इन जनरल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई है। आपकी K की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब आपकी नेगेटिव है, ये -1 हो नहीं सकती, आपको मालूम है। तो यहाँ प्रॉपर्टी 1 के थ्रू आप इसे रिजेक्ट कर दो। क्लियर? वैसे इन जनरल आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपसे क्लियर लिखा। आप इसे रिजेक्ट करो तो K की वैल्यू 1/10 कन्फर्म हुई। अब अजय इसके बाद एक दो क्वेश्चन इसमें और इजी मैं आपके लिए अटैच कर देता हूँ। लिखिए सेकेंड वन, लिखिए इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन हाफ, फाइंड the minimum value of A। भाई x लेस देन इक्वल टू A हाफ क्रॉस कर जानी चाहिए, मतलब A की वैल्यू आप क्या लोगे जिससे कि प्रोबेबिलिटी हाफ क्रॉस कर जाए। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात करनी। भाई सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 पे तो आपको मालूम है यदि A 0 होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक पहले समझ ली, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होगा। A यदि 0 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ऑब्वियसली यहाँ एक ही प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, दैट इज 0, दैट इज 0।
आपको ये क्या अवेलेबल है भाई, 0 या 0 से लेसर सिर्फ एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, दैट इज 0। ऐसे ही 1 लेंगे तो ये 2 प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी। एक और ले लिए, a इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी प्रॉपर्टी x लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज P0 प्लस P1। P0 आपकी 0 है, P1 आपकी k है और k की वैल्यू 1/10। यानी कि आपको हाफ क्रॉस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप लेते जाओ, 2 लोगे तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी ऐड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ तक आप 2 लेने पे 3k आएगा आपका, ठीक है। 2 लेने पे 3k आएगा क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टीज ऐड होगी। 3k मीन्स 3/10, क्लियर। और 3/10 हाफ क्रॉस नहीं कर रही। नेक्स्ट 3 लोगे तो 5k आएगी, 5k हो गई 5/10, दैट इज हाफ। मतलब 3 लेने से हाफ आ जाएगी, लेकिन आपको हाफ नहीं चाहिए, ठीक है, हाफ ऑनवर्ड चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब हाफ, यहाँ हाफ हो रही है, हाफ ऑनवर्ड के लिए आपको इसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी, यदि आप इसे कंसिडर करोगे तो ये आपकी 8k हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक का सम, क्लियर। जो भी हो रहा है वो बैक के पूरे का सम। तो यहाँ यदि आप लोगे तो 8k पे पहुँच जाओगे, तो ये आपकी 8/10 आ जाएगी। तो इस पैटर्न पे आपको A4 लेना, ये आपकी प्रॉपर्टी x लेस देन इक्वल टू 4 होगी। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ऐड करनी है, 0 1 2 3 एंड 4। क्या हो जाएगा आपका, 8k आ जाएगा, और 8k मतलब 8/10, ऑब्वियसली हाफ क्रॉस कर जाएगी। तो यदि आप 4 पे क्रॉस कर गए हो तो 5 पे भी क्रॉस करोगे, 6 पे भी क्रॉस करोगे, 7 पे तो आपकी प्रॉपर्टी सम टोटल 1 हो ही जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो ऑब्वियसली जब आप 4 पे क्रॉस कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a 4 होगा। सो राइट डाउन मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 4। मैंने आपसे क्या कहा, वैसे वैल्यू होगी 4 5 6 एंड 7, उसमें से मिनिमम कौन है, ऑब्वियसली 4। सो टेक a इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो ये आपकी पोजीशन इंडिकेट करेगा कि यहाँ सम टोटल करते जाएंगे, आपकी चीज़ें आती रहेगी। अब आइए 2 3 4 अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, जिसमें थोड़े बहुत मैथ्स की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, जो आपने और या कुछ और जब आप जानोगे तो आपकी ये होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, उसके बाद के क्वेश्चन से। लिखिए वेरीफाई, लिखिए द वेरीफाई fx is equal to 2x upon k into k plus 1, where x is equal to 1 2 3 onward up to k। देखिए वेरीफाई fx इज इक्वल टू दिस वन, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर k तक, इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट ऑन, इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ब्रैकेट में लिख लो PMF। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, रादर से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। यानी कि वैसे तो क्वेश्चन एक्चुअल जो होगा वो काफ़ी टेक्निकल होगा, लेकिन हमने जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप वेरीफाई करके दिखाओ कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो भाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए सम टोटल क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। तो राइट डाउन, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी PMF, राइट डाउन, फॉर अ फंक्शन टू बी PMF, राइट डाउन समेशन fx is equal to 1. So write down next line, consider, therefore consider summation fx, x की वैल्यू 1 से लेकर k तक, देखिए दिस इज x is equal to 1 to k, 2x upon k into k plus 1. Next line, take 2 upon k into k plus 1 outside, x is equal to 1 to k, summation x.
नेक्स्ट 2 इंटू के प्लस 1 आउटसाइड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू n, सॉरी अप टू k। एक मिनट, मैं आपसे एक माइनर बातें कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि यहाँ समेशन किस पे है? ऑब्वियसली x पे। तो समेशन जब भी x पे होगा तो k आपकी कांस्टेंट बनी जाएगी, तो इसलिए मैंने इन 3 टर्म्स को बाहर कर दिया और x को ब्रैकेट्स में इसमें रख दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई जो कांस्टेंट है वो समेशन से आउटसाइड आएगी और नहीं है तो समेशन के इनसाइड है। अब एक एक करके वैल्यू रख दो। 1 रखोगे, दिस विल बिकम 1, 2 पुट करने पे 2 एंड k पुट करने पे k। अब आपका काम बिल्कुल सिंपल सा हो गया है कि आपको इसका सम टोटल मालूम होना चाहिए। तो सम टोटल आपके नॉलेज में होगा ही। लेकिन k इंटू के प्लस 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो राइट ऑन k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 and 2 ऑल्सो कैंसिल आउट, सो अल्टीमेटली 1। और यदि सम टोटल 1 हो रही है तो मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉपर्टी x > 0 के बारे में बॉदर्ड मत होइएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वैसी कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करके दिखाइए कि सम टोटल 1 है या नहीं। तो सम टोटल 1 आपकी आ रही है, लिखिए देयरफॉर इट इज PMF, लिखिए देयरफॉर इट इज PMF। ठीक है, PMF की क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे क्या भी रहा था, वेरीफाई करो, तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये PMF। इन फॉर्मूलेस की नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए क्योंकि किसी भी स्टेप पे आपको जरूरत पड़ सकती है। एक तो 1 से लेकर n तक का समेशन, ये हमने अभी इस क्वेश्चन में यूज भी किया है। नेक्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। एक और समेशन होता है, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब, इट विल बिकम n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिल सकते हैं, तो मैंने तीनों आपको लिख के दे दिया। इस क्वेश्चन के लिए भी लिख के दे दिया और आगे के किसी क्वेश्चन के लिए भी लिख के दे दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Write down for what value of k, write down for what value of k the given function f(x) is equal to 1 minus k raised to by x, लिखिए where x is equal to 0, 1, 2 and so on। क्या लिखा आपने? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन दिस वन, x की वैल्यू उन्होंने क्लियरली इंडिकेट की है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक जाएगी। लिखिए इज PMF, लिखिए इज PMF, मतलब k की क्या वैल्यू होगी कि ये PMF हो जाए। तो आपको मालूम है PMF होने के लिए सम टोटल क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, सो राइट डाउन सॉल्यूशन। भाई हम इनका सम टोटल करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सम टोटल 1 है, आपको k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे इसका सम टोटल है क्या, और फिर बात करेंगे k की वैल्यू क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ रिवर्स है, वेरीफाई नहीं करना। भाई आपसे कह रहा है ये PMF है, आप k की वैल्यू बता दो। तो पहले तो हम चेक करेंगे किसको कंडीशन में ये 1 हो सकता है। लेकिन कंसीडर समेशन f(x), x की वैल्यू 0 से स्टार्ट अप टू इन्फिनिटी, ये लिखा हो ना 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आ जाइए 1 माइनस k
into k raised to by x. Take 1 minus k outside. X is equal to 0 to infinity k raised to by x. Next line 1 minus k. Put 0. तो k raised to power 0 is 1. Write down 1. 1 put करोगे then it will become k. Next k square, k cube and so on. ये आपकी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है भाई, आपको मालूम है दिस एक्सप्रेशन इज इन जीपी और ये इनफाइनाइट जा रही है. तो सम टोटल का फॉर्मूला आपके नॉलेज में होनी चाहिए. सम टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर. तो ये आपकी हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस के. मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ. ये होते हैं a अपॉन 1 माइनस आर. आर आपकी रेशियो है, a आपका फर्स्ट टर्म है, तो ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. अब ये आपकी कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो गई, लेकिन आपको तो उन्होंने 1 पहले से दे रखा था. ये समझिए थोड़ी सी माइनर सी बात भाई, वो तो पहले कह रहा था ये पीएमएफ है, आप के की वैल्यू बताओ. ठीक है, जबकि आप निकाल के क्या दिखा रहे हो 1, तो 1 दिखाने से तो काम नहीं चलेगा ना. ठीक है, 1 तो वो पहले कह रहा था कि भाई पीएमएफ है, तो 1 तो आएगा ही आएगा. आप मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर के की वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है, कोई ऐसा तरीका अपेरेंटली तो नहीं दिख रहा है कि भाई के की वैल्यू आपको दे दे. अब आप 1 मिनट रुक के सोचो कि जब आपने ये फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले में आर के ऊपर कंडीशन होता है. वो कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा नहीं कि इसका सम टोटल a अपॉन 1 माइनस आर ही होगा. ये a अपॉन 1 माइनस आर उस केस में वैलिड है जब r की वैल्यू -1 to 1 होती है. कहाँ से कहाँ तक? -1 to 1. तो ये यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड है, फॉर्मूला वैलिड है. ये एक्सप्रेशन वैलिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, फॉर्मूला की वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ. -1 to 1. इसी केस में ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा. अब क्या हम इस केस में हमारी भी के की वैल्यू वही होगी. तो यानी कि यहाँ जो नेगेटिव वाला पोर्शन है -1 to 0, वो आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. आप कहोगे क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव वाले पार्ट में जाएंगे तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगी वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. ठीक है, तो ये यानी कि -1 to 0 आपको इसमें से एक्सक्लूड कर देना. क्लियर? तभी आपकी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगी. वैलिड मतलब जिसके अंदर नेगेटिव वाला पार्ट नहीं हो. ठीक है, तो मुझे बताइए -1 to 0 यदि मैं एक्सक्लूड कर दूं तो आपकी के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 to 1. तो लिखिए यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज मतलब सम टोटल 1 होल्ड्स. लिखिए इफ सम टोटल 1 होल्ड्स इफ 0 इज लेस देन k इज लेस देन 1. आप कहेंगे 0 ले लूँ तो 0 लेके देख लो आप, ये आपकी 0 के पावर x हो जाएगी, ये कुछ नहीं आएगा. ठीक है, नेगेटिव लेके देखो, अगेन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपकी फंक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो उस पर तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये यानी कि वैसे फॉर्मूला -1 to 1 वैलिड है, लेकिन इस केस में क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के अंदर हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्टर्ब होगी, इसलिए हमने नेगेटिव वाला पार्ट हटा के 0 to 1 लिख दिया. क्लियर? यहाँ लेस देन 1 लिखिएगा, मैंने ये बात छोड़ दी, आपको ठीक कर लेना है. भाई इसके अंदर यदि आपकी है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन आपकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. वैसे उन्होंने दे रखा है कि है, आप के की वैल्यू बता दो, तो के की वैल्यू हमने लास्टली बताई कि भाई 0 to 1 होने पे ही सम टोटल बन देगा, नहीं तो 1 नहीं देगा. अब आइए इसी तरह का मैं और भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. एक तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला याद रखिएगा. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी.
लेकिन राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन ब्रैकेट इफ इट एग्जिस्ट, इन ब्रैकेट राइट डाउन इफ इट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तो लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट, इफ इट एग्जिस्ट लिखिए सो दैट द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए सो दैट द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिससे कि गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाए। हाँ, फर्स्ट वन जो मैं आपको दे रहा हूं, इस पे 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लूंगा, ठीक है, और दोनों की नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट होगी रफली। लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और 0 अदरवाइज। क्लियर? पहले इसी फंक्शन की बात करें, फिर इससे रिलेटेड एक पार्ट और लेंगे, इसको आप कह सकते हो ए पार्ट। राइट डाउन सॉल्यूशन, राइट डाउन फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ, राइट डाउन फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ, समेशन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट है तो 1 ही होगी पहले, 1 टू इन्फिनिटी, c बाय एक्स इज इक्वल टू 1, टेक c आउटसाइड और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम 1/1 प्लस 1/2 1/3 एंड सो वन इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको सम टोटल मालूम होना चाहिए कि सम टोटल क्या है। ये यानी कि आप ये कंसेप्ट एमएमई के अंदर पढ़ेंगे जब आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस करनी पड़ेगी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको सम टोटल बता देता हूँ और इसको याद भी रखिएगा। यहाँ सम टोटल होती है इन्फिनिटी, इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिख लिए भाई, सम टोटल मैंने आपको समझा दिया इन्फिनिटी होती है, और मैंने आपसे कहा क्लियरली कि भाई ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा। लेकिन देयरफॉर वैल्यू ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले रहा हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी हो जाए। फिर मैं आपको एक माइनर सा कंसेप्ट समझा दूंगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। फंक्शन है c बाय एक्स स्क्वायर, पहले क्या लिया था c बाय एक्स, अब क्या लेने c बाय एक्स स्क्वायर। यहां लिख दिए 0 अदरवाइज। स्टार्ट की, आपको मालूम है कि सम टोटल आपको 1 चाहिए, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए, टेक सी आउटसाइड, एक्स की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए नेक्स्ट इनका सम टोटल क्या होगा। भाई ये यानी कि ये पहला केस है जिसमें सम टोटल, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, इनफाइनाइट। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसका सम टोटल फाइनाइट होता। आपको ये बिल्कुल अकवर्ड वाली बात है, यहां लिखिए फाइनाइट वैल्यू।
और इज इक्वल टू 1। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ उसके लिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के कंसेप्ट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू देता है वो फाइनाइट देता है और वो जो दे रहा था वो इनफाइनाइट दे रहा था। ये जो वैल्यू होती है वो मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, ऑल्दो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्या होती है सम टोटल? पाई स्क्वायर बाय 6। तो यदि आप ये वैल्यू जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू होगी 6 बाय पाई स्क्वायर। अब हमारे लिए ऐसे ही क्यूब आएगा, ऐसे ही बाकी चीज़ें होगी। हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सबका सम टोटल जाने, ये क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट सीरीज थे तो दोनों मैंने आपके लिए लिख दिए। लेकिन आप कहेंगे क्यूब में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल से एक बात समझनी है, इसको मैं नोट में लिख देता हूँ आपको। और जब आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एमएमई के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, रादर मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी वहाँ जाके कि भाई ये कैसे होती। फिलहाल मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि एक कंसेप्ट होता है पी सीरीज। पी मतलब पावर, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं कह रहा हूँ। आपको सीरीज के अंदर पावर चेक करनी, जैसे 1/n रेज़ टू पावर p, ऐसा सीरीज जब भी मिले, ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी, आपको मालूम है ये सीरीज ऐसे लिखी जाएगी 1/1 रेज़ टू पावर p, 2 रेज़ टू पावर p, 3 रेज़ टू पावर p एंड सो ऑन। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आपको यहाँ देखना है कि p की वैल्यू क्या है। यदि p की वैल्यू, p मतलब पावर, इसके ऊपर पावर क्या है, तो यदि आपकी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्जेस। कन्वर्जेस का मतलब होता है यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू, यूनिक एंड फाइनाइट, क्लियरली लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ p इज ग्रेटर देन 1, मतलब यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू देगा जब पावर आपकी 1 से ज्यादा होगी। और सेकेंड वन, जो कन्वर्ज नहीं करता उसको कहते हैं डाइवर्जेस, ए p इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कि पहले सीरीज के अंदर जो पहला लिया था हमने, इसमें पावर कितना है? 1 1 1, ठीक है। दूसरे वाले सीरीज के अंदर पावर कितना लिया? 2 2 2। अब यहां चेक कर लो आप, भाई 2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्ज होगी, मतलब फाइनाइट वैल्यू देगी। और यहाँ पहले वाले सीरीज में p की वैल्यू क्या थी? 1, ऑब्वियसली वो डाइवर्ज वाले पार्ट में, डाइवर्ज मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये यानी कि डाइवर्जेस और कन्वर्जेस के बीच का डिफरेंस आपको माइनर सा बता दिया मैंने, कि आप सिर्फ ये चेक करो कि उसके ऊपर पावर क्या है। तो ये यानी कि यहाँ यदि क्यूब वाला कोई सीरीज आ जाए, क्यूब वाला, तो ये यानी कि फाइनाइट वैल्यू देगा। उस फाइनाइट का सम टोटल क्या होगा उसकी जरूरत नहीं, नो नीड फॉर दैट वन। एक मैंने आपके लिए लिख दिया, बहुत है, ठीक है। बस ये बताइए कि वो फाइनाइट वैल्यू देगा या नहीं देगा, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर आपकी 1 से ज़्यादा है तो फाइनाइट वैल्यू देगा, 1 and 1 से लेसर है तो फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। तो आज मैंने आपको स्टैट्स के अंदर एक चैप्टर नंबर 3 में जो कंसेप्ट स्टार्ट होती है उसका एक इंट्रो दिया है, और क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले कहा कि अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। आपको उनको करना पड़ेगा। तो आज के लिए यहीं तक।